नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 24 न्यूज और मैं हूं पूनम। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। लोकेंद्र सिंह कालवी ने थामा भाजपा का दामन, रामचंद्र चौधरी ने भी छोड़ा कांग्रेस का साथ। सीपी जोशी ने दाखिल किया नामांकन, भाजपा प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह ने भी भरा पर्चा। खाकी ने फिर किया शर्मसार, नशे में महिला से किया भद्रता। और युवती से दुष्कर्म का मामला, अदालत ने बीबी मोहंती को किया भगोड़ा घोषित। और खबरें विस्तार में देखने से पहले आइए देखते हैं देश की प्रमुख सुर्खियां। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें पार्टी ने 100 दिन का अपना एजेंडा पेश किया है। इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कई वादे किए हैं, जिसमें समाज के हर तबके के विकास, स्वास्थ्य और भागीदारी को ध्यान में रखा है। राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी अपने सभी वादों को पूरा करेगी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि घोषणा पत्र अन्य दलों के लिए एक रस्म मात्र होगी, लेकिन कांग्रेस के लिए ऐसा नहीं है। इस बार का चुनाव एकता के लिए, सामाजिक समरसता और विकास के लिए लड़ा जाएगा। समाज को तोड़ने वाली ताकतों के खिलाफ लड़ा जाएगा। घोषणा पत्र जारी होने पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी लड़ाने वाले विचारधारा के हैं। उनकी विचारधारा देश को नुकसान पहुंचाने वाली है। देश में मोदी की लहर के सवाल पर राहुल ने कहा कि 2009 में भी चुनावी सर्वे में कहा गया था कि भाजपा की केंद्र में सरकार बनने वाली है, लेकिन चुनाव परिणाम उलट रहे। कांग्रेस यूपी में 2009 के इतिहास को दोहराएगी। उन्होंने कहा कि जो लोग कांग्रेस को कम करके आंक रहे हैं, उनको चुनाव परिणाम आने पर जवाब मिल जाएगा। 2014 के चुनावी नतीजे से लोग चकित हो जाएंगे, लोगों को विश्वास नहीं होगा। राहुल ने कहा कि इंडिया साइनिंग की तरह मोदी की लहर का गुब्बारा भी फूट जाएगा और सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। सहारा प्रमुख सुब्रत राय को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सशर्त जमानत दे दी। साथ ही सहारा के नए प्रस्ताव पर सुनवाई के बाद कहा कि सहारा को 10,000 करोड़ रुपए पहली किश्त जमा करानी होगी। इसमें 5,000 करोड़ नकद और 5 की बैंक गारंटी देनी होगी। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सहारा की तरफ से नया प्रस्ताव पेश किया गया था। मालूम हो कि सहारा प्रमुख और 2 अन्य निदेशकों को सुप्रीम कोर्ट ने उस समय जेल भेज दिया था, जब समूह की तरह से न्यायालय को इस बात के लिए आश्वस्त नहीं किया जा सका था कि वह निवेशकों के 20,000 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए गंभीर हैं। कंपनी ने यह धन 2 बॉन्ड योजनाओं के तहत 2012 में जुटाया था, जिसे शेयर बाजारों के नियामक संस्थान ने गैरकानूनी घोषित कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल के दामों में नरमी के चलते भारत की तेल कंपनियां यहां भी इसकी कीमतों में प्रति लीटर ₹1.25 तक की कटौती कर सकती हैं। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से ठीक पहले कंपनियां यह फैसला ले सकती हैं। पेट्रोल सस्ता होने की खबर के साथ डीजल के 20 पैसे प्रति लीटर महंगा होने की बुरी खबर है। मालूम हो कि मतदान से पहले पेट्रोल की कीमतों में कमी सरकार के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। चुनाव आयोग की इसमें कोई दखलंदाजी नहीं रहेगी, क्योंकि पेट्रोल कीमत सरकारी तेल कंपनियों द्वारा तय की जाती है, न कि सरकार के द्वारा। इतना जरूर है कि कंपनियां कोई फैसला लेने से पहले सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय से मशवरा जरूर लेती हैं। और अब गुलाबी नगर की खबरों सहित देखते हैं प्रदेश की कुछ खास खबरें। बाड़मेर से जसवंत सिंह ने बीजेपी से किनारा किया। वहीं पहले बीजेपी में रह चुके राजपूत नेता लोकेंद्र सिंह कालवी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। चुनावों के समय अक्सर पार्टियां बदलने की हवा ज्यादा चलती है। ऐसा ही अब लोकसभा चुनाव में हो रहा है। हवा का रुख बीजेपी की तरफ है, तो बीजेपी को ज्वाइन करने वालों की संख्या ज्यादा है। राजपूत नेता लोकेंद्र सिंह कालवी ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी का दामन थामा। कालवी ने कहा कि टिकट कटने का दर्द क्या होता है, ये जसवंत सिंह अब समझ गए होंगे। इस दौरान कालवी ने मोदी और राज्य की तारीफ भी की। कालवी की 5 साल में तीसरी पार्टी की यात्रा है। इससे पहले वो बसपा और कांग्रेस में रह चुके हैं। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने कहा कि इससे पार्टी को फायदा ही होगा। और मैं तो यही चाहूंगा कि जो कुछ पार्टी ने हम पर विश्वास जताया है, उस विश्वास पर हम खरे उतर सकेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ता हैं और कोई भी कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ता के विकल्प के रूप में नहीं देखा जाता। यहाँ सभी कार्यकर्ता हैं। नरेंद्र भाई मोदी भी छोटे से छोटे कार्यकर्ता थे, आज देश के प्रधानमंत्री के रूप में सामने आए। मैं भी एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता था, जो आज राजस्थान प्रदेश का अध्यक्ष बना हूं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में किसी भी कार्यकर्ता को किसी की भी रूप में एक दूसरे के अपवाद के रूप में नहीं।
बीजेपी में शामिल होने के दौरान कालवी ने करणी सेना संगठन की तारीफ भी की, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि राजपूत समाज का एकमात्र संगठन ऐसा है जो कि समाज के लिए सड़कों पर उतरता रहा है। वहीं किसी दूसरे संगठन के समाज हित में काम करने को नकार दिया है। कालवी ने कहा कि करणी सेना ही एक ऐसा संगठन है जिसने समाज के लिए सड़कों पर आंदोलन किया है। दूसरे संगठन को कालवी ने नकार दिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट के लिए बुधवार का दिन ठीक नहीं रहा। उन्हें तब एक बड़ा झटका लगा जब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष रामचंद्र चौधरी भाजपा में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और अजमेर से लोकसभा उम्मीदवार सांवर लाल जाट की मौजूदगी में चौधरी बुधवार को भाजपा में शामिल हो गए। अजमेर डेयरी के अध्यक्ष चौधरी के भाजपा में शामिल होना पायलट के लिए चुनाव के दौरान बड़ा झटका माना जा रहा है। चौधरी के साथ प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति सदस्य दुष्यंत सहित 150 कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए हैं। इस अवसर पर वसुंधरा राजे ने कहा कि कार्यकर्ता एकजुट रहेंगे तो कोई पार्टी को हरा नहीं सकता। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर सीपी जोशी ने जयपुर ग्रामीण सीट से लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इससे पहले सीकर रोड पर एक मैरिज गार्डन में डॉक्टर सीपी जोशी के समर्थन में सभा आयोजित हुई, जिसमें कांग्रेस के कई दिग्गज चेहरे एक मंच पर नजर आए। अलवर सांसद भंवर जितेंद्र सिंह, जाट नेता नारायण सिंह, पूर्व पीसीसी चीफ डॉक्टर चंद्रभान, वैभव गहलोत सहित जयपुर शहर और बाहर के नेता एक जाजम पर दिखे। इस सभा में वो चेहरे भी नजर आए जो मंगलवार को जयपुर प्रत्याशी महेश जोशी से दूर रहे। हालांकि इस चुनावी सभा में जयपुर सांसद महेश जोशी की अनुपस्थिति चर्चा का विषय रही। सभा को संबोधित करते हुए जोशी ने कहा कि एक तरफ देश की वो पार्टी है जिसने देश को बहुत कुछ दिया, तो दूसरी तरफ वो पार्टी है जो सांप्रदायिकता, धर्म और जाति के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश करती है। अब आपको तय करना है कि किसे वोट करना है। राहुल गांधी के सपने को साकार करने के लिए कांग्रेस को वोट करें। भावना बढ़े, देश की जो नीतियां बन रही है उसमें एक जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी भूमिका निभा सके और हमारे राजस्थान में सब कांग्रेस जन की जो एस्पिरेशन है उसको संसद में ठीक ढंग से आर्टिकुलेट कर सकें। इन सब भावनाओं को लेकर चुनाव लड़ें। कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी उम्मीदवार बनाए, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन संसदीय लोकतंत्र में प्रभावशाली जनप्रतिनिधि होने के लिए आवश्यक है उसको संसदीय लोकतंत्र का अनुभव अच्छा होता। विधायक के रूप में, प्रधान के रूप में, जिला पंचायत के सरपंच के रूप में कहीं न कहीं संसदीय लोकतंत्र की इन संस्थाओं की वो जिम्मेदारी निभाते तो शायद वो अच्छे ढंग से उसको अपनी बात को कहने का उन्हें अवसर मिलता। मैं इस बारे में आपका इन्फ्लुएंस है, मैं इस पर कमेंट नहीं करता। चुनाव होता है, राजनीतिक पार्टियां विचारधारा के आधार पर चुनाव लड़ती है। उम्मीदवार का भी एक महत्व होता है, लेकिन ये जो चुनाव हो रहा है लोकसभा का, उसमें मोटे तौर पर विचारधारा, नीति बनाने का मुद्दा होता है। पार्टली जो कैंडिडेट है उसका भी होता है, तो ये तो उन पार्टी के ऊपर है उन्होंने क्यों इसका चयन किया। मैं तो अपने कार्यकर्ताओं की जो उपस्थिति आज देखी और जो मैं चुनाव में प्रचार करने गया उसके आधार पर कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में हम विजय की ओर अग्रसर होंगे। वहीं भाजपा से जयपुर ग्रामीण लोकसभा के प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल किया। इसके बाद राठौड़ ने राजधानी जयपुर में पार्टी के कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में राठौड़ ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की सेना लाचार है, वो देश की सीमा पर जरूर खड़ी है लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि वे बाहरी नहीं है, वे चुपचाप अपना काम करते हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी सीपी जोशी दिखावा करते हैं। इस मौके पर राठौड़ की पत्नी ने भी अपने विचार रखे। देखिए, विकास जो होता है संपूर्ण विकास को लेकर चलना है, जिसमें मनुष्य, खेती, उद्योग, सड़कें, व्यापार, बच्चे, शिक्षा सबको शामिल करके चलना है। लेकिन खास तौर से मैं आपको कह देता हूं कि मुद्दों की बात नहीं है, उन मुद्दों को किस तरह से कार्यान्वित करा जाता है, उस पर चला जाता है, उसकी आज ज़रूरत है। एक साफ दिल और एक साफ मकसद की ज़रूरत है। मुद्दे तो बहुत समय से रहे हैं। मैं जयपुर ग्रामीण के सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं देता हूं और ख़ास तौर से मैं जयपुर ग्रामीण के जो मतदाता हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि आपके लिए कोई अच्छा प्रतिनिधि चुनकर आए। जो तजुर्बा है, जो बड़े नेता हैं, उनको मेरा सलाम। उम्मीद होती कि उनका जो बड़प्पन है वो बड़प्पन यहाँ के लोगों के काम आ जाता, ना केवल खुद के। मैं ये मानता हूँ कि जो भी मैंने सफलता पाई आज तक, चाहे वो खेल के मैदान में हो या युद्ध के मैदान में, वो सफलता अब लोगों तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ। उसी दृढ़ निश्चय से जिस इच्छा शक्ति से मैंने यहाँ काम करा, उसी इच्छा शक्ति से, दृढ़ निश्चय से मैं अब राजनीति में लोगों के लिए काम करने के लिए आया हूँ।
धन्यवाद। सोढाला सब्जी मंडी में फल विक्रेता महिला से छेड़छाड़ और मारपीट पर आक्रोशित भीड़ ने सिपाही को दबोचकर पहले पीटा, फिर मुंह काला करके बाजार में घुमाया। सिपाही की वर्दी भी फट गई। सूचना पर पहुंची सोढाला पुलिस ने बमुश्किल भीड़ से सिपाही को छुड़ाया और उसका मेडिकल कराया। पुलिस ने बताया कि सिपाही शराब पिए हुए था। अभी तक पीड़ित महिला थाने पर शिकायत करने नहीं पहुंची। चंद्रपाल राजस्थान पुलिस में सिपाही हैं और पुलिस लाइन में तैनात हैं। चंद्रपाल मंगलवार शाम करीब 7 बजे सोडाला मंडी में जमुना डेयरी निवासी एक महिला के फल के ठेले पर पहुंचा और अंगूर उठाकर खाने लगा। महिला ने मुफ्त में अंगूर खाने का विरोध किया तो सिपाही चंद्रपाल भड़क गया। उसने महिला से अभद्रता कर दिया और धक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया। महिला से छेड़छाड़ पर आक्रोशित भीड़ ने सिपाही को दबोच लिया। उसे लात घूंसे से पीटा और मुंह काला कर दिया। खींचतान में सिपाही की वर्दी फट गई। सूचना पर सोडाला थाने की पुलिस ने पहुंचकर सिपाही चंद्रपाल को कब्जे में लिया। पुलिस ने सिपाही और पीड़ित महिला का मेडिकल कराया है। पुलिस ने बताया कि सिपाही चंद्रपाल शराब पिए हुए था। विधानसभा चुनाव के बाद 29 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का निष्कासन रुकवाना कांग्रेस के जयपुर शहर लोकसभा सीट के प्रत्याशी डॉक्टर महेश जोशी पर भारी पड़ने जा रहा है। 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव हारे कांग्रेस प्रत्याशियों ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते इन कार्यकर्ताओं के निष्कासन की सिफारिश पीसीसी को की थी। अब लोकसभा चुनाव में शहर कांग्रेस के नेताओं ने पहले इन कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अघोषित तौर पर जोशी के चुनाव प्रचार का बहिष्कार कर दिया है। जयपुर शहर कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि डॉक्टर जोशी के नामांकन के दौरान नहीं पहुंचे शहर कांग्रेस के नेता यह कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि वे किसी न किसी कारण से नहीं पहुंच पाए। लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान जिन 29 कार्यकर्ताओं को चुनाव के समय पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाया गया था, उस समय इस मामले पर बड़ा बवाल मचा था और अब यह जिन्न फिर बाहर आया है और जिसकी बानगी मंगलवार को जोशी के नामांकन के दौरान देखने को मिली। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में पदस्थ 5 चिकित्सकों के घर आयकर विभाग की सर्वे की कार्रवाई में 2 करोड़ 75 लाख रुपए की अघोषित आय उजागर हुई है। आयकर विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सर्वे की कार्रवाई के बाद पीबीएम अस्पताल के नेत्र रोग विभाग में कार्यरत डॉक्टर ललिता कच्छावा ने 80 लाख, चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बीसी घिया ने 45 लाख, दंत रोग विभाग अध्यक्ष डॉक्टर रंजन माथुर ने 50 लाख, 6 और वक्ष रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गुंजन सोनी ने 50 लाख और प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संतोष खजोटिया ने भी 50 लाख रुपए की कर योग्य राशि समर्पित की। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे युवती से दुष्कर्म का मामला। जब मैं छोटा था तो अंधेरे बहुत डराते थे। तो बाबूजी कहा करते थे, अगर अंधेरे को हराना है तो तुम्हारे भीतर रोशनी होनी चाहिए। लेकिन भीतर की रोशनी के लिए हिम्मत चाहिए, सच बोलने की ताकत चाहिए, झूठ से लड़ने की, खुद से सत्याग्रह करना पड़ता है, वादा करना पड़ता है खुद से, लोगों के आंसू पोंछने। पत्रिका ने सत्याग्रह किया है लोगों की जिंदगी से अंधेरा दूर करने के लिए। आइए रोशनी के सफर में हम भी जुड़कर साथ चलें। पत्रिका, एक अकेली आवाज, एक अकेला अखबार। पत्रिका, न्यूज़पेपर विद अ सोल। एक पत्रिका असी जन्म जयपुर में पायो, बढ़ता बढ़ता नाम सकल मरुदर में छायो। काम करियो तो भारत भर में सुजस कमायो, 10-12 अखबारा बिचे पैर जमायो। जन्मी जद सू बढ़ रही, बढ़िया जा रही आस, पग धरती पर बढ़ रहा नजरा में आकाश। लंदन से 4 हफ्तों की छुट्टी लेकर मैं इंडिया पहुंचा और पहुंचते ही सीधा राजस्थान का रुख किया। अपनी छुट्टियों का ज्यादातर हिस्सा मैं वहीं गुजारना चाहता था। राजस्थान ने तो मेरा दिल जीता ही, लेकिन एक और चीज थी जिसने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा। वो था राजस्थान का डेली न्यूज़पेपर राजस्थान पत्रिका। मैं हैरान था कि ये कैसा अखबार है जो लोगों की जिंदगी से इस कदर जुड़ा हुआ है। इतनी बड़ी पावर बनकर उभरने के लिए पत्रिका को बहुत लंबा सफर तय करना पड़ा। 7 मार्च 1956 को श्री कर्पूर चंद्र कुलिश ने राजस्थान पत्रिका की नींव रखी। राजस्थान पत्रिका, राजस्थान का अपना अखबार। इतने बड़े न्यूज़पेपर की शुरुआत
कुछ मित्रों की मदद और सिर्फ 500 रुपए से हुई थी। पर कुलिश जी के दिल में एक जोश था, जुनून था और कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी। लेकिन राजस्थान पत्रिका के पास अपनी प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। 1960 में राजस्थान पत्रिका पहली बार अपनी सेकेंड हैंड सिलेंडर प्रेस पर छपना शुरू हुआ। 1962 के बाद पत्रिका राजस्थान का एक प्रमुख अखबार बनकर उभरा, लेकिन अभी तक पत्रिका सिर्फ एक शाम का अखबार था और 1964 में यह एक सुबह का अखबार हो गया और पत्रिका ने एक नई सुबह देखी। हमने देखे ना थे मंजिलों के निशान, जब उठे थे कदम इस सफर के लिए। अजनबी राहें थी, दूर था आसमां, खुद से वादा किया था शहर के लिए। हम चले बेधड़क, ना ही झपकी पलक, लगन ऐसी लगी आज छुआ फलक। मुश्किल जैसी भी हो पर उफ ना किए, हमारी जान पत्रिका, हमारी जान, हमारी जान पत्रिका, हमारी जान। पत्रिका समूह ने जब मध्य प्रदेश में विस्तार के तहत प्री लॉन्चिंग सर्वे करवाया तो पाया कि वहां की जनता अपनी आवाज को ढूंढ रही है। ऐसे में पत्रिका समूह ने प्रदेश की जनता से वादा किया उनके हक की आवाज उठाने का। 25 मई सन 2008 पत्रिका भोपाल से लॉन्च हुआ। जल्द ही पत्रिका मध्य प्रदेश में 7 लाख से अधिक प्रतियों के साथ सबसे ज्यादा पाठक जोड़ने वाला अखबार बन गया। आज पत्रिका भोपाल और इंदौर में नंबर 1 है। करीब 2 साल पहले पत्रिका का 19 सितंबर 2010 को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से प्रकाशन शुरू हुआ। इसके बाद पत्रिका भिलाई और बिलासपुर में बुलंदियों के साथ अग्रसर है। निर्भीक पत्रकारिता की इस राह में कई बाधाएं आईं, पर पत्रिका न डरा न डिगा। सरकारों ने कई बार विज्ञापन रोके, लेकिन पत्रिका ने इसका अपने सिद्धांतों पर असर नहीं पड़ने दिया। इंदौर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और विधायक रमेश मेंदोला के 100 करोड़ की जमीन घोटाले को उजागर किया। इसका विजयवर्गीय व उसके साथियों ने जबरदस्त विरोध किया। यह है कलम पर बंदूक का पहरा, यह है अखबार की सुरक्षा में तैनात पुलिस वाले। इंदौर में इन दिनों आपको जगह जगह इसी तरह पुलिस वालों के साए में छांटते बांटते दिखेंगे अखबार वाले। हमको 10-10 छोरे इकट्ठे रोक रहे हैं, झूले चेक कर रहे हैं और उनमें से पेपर निकाल के देख रहे हैं और पत्रिका निकल रही है तो उसको ले जा रहा है। अगर पत्रिका दे नहीं पाता है, उसको मिल नहीं रही है या उससे छीन रहे हैं, तो मुझे 3-4 किलोमीटर दूर से लेके आना पड़ता। आरोपों के घेरे में है मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। मंत्री के समर्थक वो हर आवाज बंद कर देने पर तुले हैं जो घोटाले को लेकर मंत्री के खिलाफ उठ रही है। इस मामले की गूंज संसद तक में हुई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमण सिंह के रिश्तेदारों को खान आवंटन की खबरें प्रकाशित होने के बाद उन्होंने तो खुले तौर पर कहा, और मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कठोर कार्रवाई करूंगा, छोड़ूंगा नहीं, ये भी बोल रहा हूँ। उनके समर्थकों ने पत्रिका कार्यालय पर हमला किया। रमन सिंह की ये धमकी महज धमकी नहीं रही, बल्कि इसको अमली जामा पहनाने में 1 दिन का वक्त भी नहीं लगा। धमकी के अगले ही दिन मुख्यमंत्री समर्थकों ने खुलेआम समाचार पत्र पत्रिका पर हमला बोल दिया। पर पत्रिका न डरा न डिगा। सच पूछे तो राजस्थान पत्रिका एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाता है। सरकारों की नाराजगी को सहन करना कोई मुश्किल काम नहीं है और कई बार हमने इसको भोगा भी है। पाठकों की नाराजगी को सहन करना आसान काम नहीं। आज राजस्थान पत्रिका करोड़ों लोगों की जिंदगी को छूता है, हर रोज हर सुबह। आंखों में सपने थे, मन में इरादे नए, कम था ये
इस उड़ा के लिए। हर दिन सूरज उगे जग में हो रोशनी, सच संग रहे अब सदा के लिए। हमने नापा है हर ये ज़मीं आसमां, पास आकर के हमने है बनाए निशान। रोज निकले नए हम सफर के लिए। दिमाग से हम धन कमा सकते हैं, लोगों को जीत नहीं सकते। अगर लोगों का दिल आप जीत लेते हैं तो धन कमाने के लिए अलग से प्रयास नहीं करने पड़ेंगे, वो तो पीछे पीछे अपने आप आ ही जाएगा। आज पत्रिका पाठक की ताकत भी है और आवाज भी। जो विश्वास पत्रिका उन्हें देता है वही विश्वास पाठक उन्हें लौटाता भी है। जो शक्ति इसको जनता ने सौंपी है उसमें मानता हूं। आज पत्रिका में छपा हुआ शब्द गवर्नमेंट को तुरंत कार्रवाई करने पर मजबूर करता है। ये जो केसरगढ़ आप देख रहे हैं, ये चूने पत्थर की इमारत नहीं है, ये राजस्थान पत्रिका का मंदिर है और यहाँ पत्रकारिता के सिद्धांतों की पूजा होती है। पत्रिका समूह ने पत्रकारिता के मानदंडों के लिए अपने संस्थापक स्वर्गीय श्री कर्पूर चंद्र कुलिश की स्मृति में $11,000 के अंतर्राष्ट्रीय केसी के पत्रकारिता पुरस्कार की स्थापना की है। इसी तरह विज्ञापनों की रचनात्मकता को सामाजिकता से जोड़ने के लिए कंसर्न्ड कम्युनिकेटर अवार्ड दिया जाता है। I suggest the management work for number 1 leadership in the whole country. राजस्थान पत्रिका ने पूरे विश्व को जोड़ा है। बधाई देती हूँ मैं आपको। मुझे उम्मीद है कि राजस्थान पत्रिका इस तरह के कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म में एक अहम भूमिका अदा करती रहेगी। काश की दुनिया का हर अखबार यही कहता, सबसे पहले पाठक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अदालत ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बीबी मोहंती को एक युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में भगोड़ा घोषित किया है। मुंसिफ मजिस्ट्रेट आर.के. चौहान ने मंगलवार को पुलिस उप निरीक्षक के बयान के बाद इस आशय के आदेश जारी किए। महेशनगर थाना बीबी मोहंती को पहले ही फरार घोषित कर चुकी है। मोहंती पर एक युवती ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। इसके बाद से ही वे फरार चल रहे हैं। गोनेर रोड रोपाड़ा स्थित आसाराम आश्रम की आड़ में सरकारी जमीन पर किए गए कब्जे पर आखिर जेसीबी गर्जी। जेडीए दस्ते ने अतिक्रमण ध्वस्त कर बाकी बची करीब 6.25 बीघा जमीन पर कब्जा ले लिया। 3 घंटे चली कार्रवाई में अस्थायी और स्थायी दोनों निर्माण हटाए गए। इससे पहले जेडीए सरकारी जमीन पर बने स्कूल और हॉस्टल को सील कर चुका है। धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों की आड़ में आश्रम संचालकों ने कुल 11 बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा किया था। आसाराम आश्रम ट्रस्ट की खातेदारी भूमि का क्षेत्रफल 2.12 हेक्टेयर ही है, जिसे एक भक्त ने दिया था, जबकि सेटलमेंट विभाग की पैमाइश में मौके पर 3.96 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा पाया गया। यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर हुई। शराबबंदी की मांग और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सशक्त और प्रभावशाली लोकायुक्त कानून की मांग के लिए लोक शक्ति संघर्ष मोर्चे के संयोजक और पूर्व विधायक गुरुशरण छाबड़ा अनिश्चितकालीन अनशन शुरू करने जा रहे हैं। राज्य सरकार ने उनको आंदोलन के लिए इजाजत नहीं दी है, लेकिन छाबड़ा ने अपना ऐलान किया है कि राज्य सरकार चाहे अनुमति नहीं दे, वो अपना अनशन करेंगे। छाबड़ा ने कहा, आदर्श आचार संहिता चुनाव लड़ने वालों पर लगती है। वहीं गुजरात मॉडल का नाम लेते हुए राज्य सरकार को गुजरात की तर्ज पर शराबबंदी पर मुहर लगाने की मांग की है। छाबड़ा ने ऐलान किया है कि मांगे नहीं माने जाने तक वो अनशन नहीं तोड़ेंगे, फिर चाहे जेल की हवा ही क्यों न खानी पड़े। शराबबंदी की मांग को लेकर लोक शक्ति संघर्ष मोर्चे का गठन किया गया है। वर्षों से हिंदुस्तान की जनता की मांग थी कि भ्रष्टाचार पे हर सूरत में रोक लगनी चाहिए। संसद ने सर्वसम्मति से लोकपाल कानून पास कर दिया। इस कानून को पास करने में विपक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।
अफसोस की बात है कि विधानसभा चुनाव में सुराज की बात करने वाली, सुशासन की बात करने वाली, गुजरात मॉडल के आधार पर राजस्थान में सरकार चलाने का वायदा करने वाली सरकार ने अपने 60 दिन की अवधि में न तो सशक्त और प्रभावशाली लोकायुक्त का लाने की तरफ पहल की और न संपूर्ण शराबबंदी को लागू करने के बारे में पहल की। अपनी 60 दिन की कार्य योजना में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए या शराबबंदी को लागू करने के बजाय उन्होंने शराब का समंदर बहाने के लिए एक ऐसी योजना प्रस्तुत की जिसमें राजस्थान में 5 लाख से अधिक युवाओं ने, महिलाओं ने, हर जाति हर वर्ग के लोगों ने और जो बेरोजगार थे, जो रोजगार की तलाश में थे, उन्होंने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए कि हमें शराब का कारोबार, जिस कारोबार को कभी हिंदुस्तान की जनता है वो नफरत की दृष्टि से देखती थी, जिस कारोबार को केवल कलाल जाति के लोग ही किया करते थे, आज हर वर्ग के लोग जो बेरोजगार हैं या कारोबार की तलाश में, ऐसे लोगों ने प्रार्थना पत्र दिए। और उस वक्त भी हमने इसका विरोध किया। हमने कहा कि इनके जो प्रार्थना पत्र है वो रद्द किए जावें, इनके जो राशि ली गई है वो लौटाई जावे। लेकिन अफसोस की बात है हमारी इस बात को नहीं सुनकर और राजस्थान की इस सरकार ने और हजारों की संख्या में नए शराब के ठेके हैं आवंटित किए हैं। जयपुर के अंदर जो उद्योग मैदान है और उद्योग मैदान के साथ लगता हुआ जो स्टैच्यू सर्कल है, वहाँ हमें उपवास करने की, धरने देने की और अनशन करने की इजाज़त दी जावे, हमें कैंडल मार्च की इजाज़त दी जावे। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से दायर विशेष अपील मंजूर करते हुए पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2010 में अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने संबंधी एकल पीठ के फैसले को निरस्त कर दिया। एकल पीठ ने 26 अगस्त 2013 को फैसले में राज्य सरकार द्वारा 3 वर्ष तक भर्ती नहीं किए जाने पर अगली भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष तक की छूट पुलिस उप निरीक्षक भर्ती में भी देने का आदेश दिया था, जिसको आयोग ने खंडपीठ में चुनौती दी। आयोग की ओर से अधिवक्ता का कहना था कि पुलिस सेवा में नियमित भर्ती में विलंब होने पर आयु सीमा में छूट संबंधी कोई प्रावधान नहीं है। राज्य सरकार द्वारा 23 सितंबर 2008 को जारी अधिसूचना के तहत सरकारी विभागों में भर्ती में विलंब होने पर उम्र संबंधी छूट के नियम को पुलिस सेवा में लागू नहीं किया जा सकता। न्यायालय राज्य सरकार को इस नियम को लागू करने के लिए बाध्य कर सकती है। उनका कहना था कि राज्य सरकार ने इस नियम को पुलिस सेवा की भर्ती में लागू नहीं करने का निर्णय लिया है, इसलिए नियोक्ता को बाध्य नहीं किया जाए कि वह सभी विभागों की भर्ती में इसे लागू करे। गुलाबी नगर की सकरी गलियों से सफाई के लिए निगम ने 4 दीवारी में पहली बार 5 बैटरी ऑपरेटेड हूपर व्हीकल लगा दिए हैं, जो रोजाना सुबह 8 से शाम 4 बजे तक कचरा परिवहन करेंगे। निगम सीईओ एलसी असवाल ने 5 बैटरी व्हीकल को रवाना किया। असवाल के मुताबिक प्रोजेक्ट का नोडल अधिकारी अधिशासी अभियंता अतुल शर्मा को बनाया है। पहले चरण में 4 दीवारी क्षेत्र के चौकड़ी मोदी खाना स्थित हेरिटेज वॉक, जंतर मंतर चांदपोल और पुरानी बस्ती क्षेत्र का कचरा परिवहन में लगाया जाएगा। एक व्हीकल के साथ 2 अस्थायी कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। एक हूपर की लागत करीब 3.25 लाख रुपए आई है। सोमवार को आसमान से बरसे ओले और तेज बरसात किसानों के लिए आफत बनकर आई। इस प्राकृतिक आपदा ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उनकी फसलें बर्बाद हुई और भारी नुकसान उठाना पड़ा। खेत में पड़े टमाटर के ढेर, खराब ककड़ी के पौधे और सड़ी हुई मिर्चियां। यह नजारा है सिरसी रोड के गांव के खेतों का। यहां सोमवार शाम को तेज बारिश और ओलावृष्टि ने इन किसानों की पूरी फसल को बर्बाद कर दिया। लगभग आधे घंटे आसमान से नींबू और बेर के बराबर गिरे ओलों ने किसानों के चेहरों पर मायूसी ला दी। इन किसानों ने अपने खेत में टमाटर, ककड़ी, मिर्च, चने और मतीरे की फसल उगा रखी थी। इन्हें क्या पता था कि महीनों की मेहनत कुछ पलों में बर्बाद हो जाएगी। इनका कहना है कि ऋण लेकर खेती की है और काफी खर्चा भी हो गया। ऐसे में सरकार इनकी ओर ध्यान देते हुए इन्हें उचित मुआवजा दे। उनके अनुसार 90% खेती बर्बाद हो गई। और अब फिर नजर डालते हैं खास खबरों पर। लोकेंद्र सिंह कालवी ने थामा भाजपा का दामन, रामचंद्र चौधरी ने भी छोड़ा कांग्रेस का साथ। सीपी जोशी ने दाखिल किया नामांकन, भाजपा प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह ने भी भरा पर्चा। खाकी ने फिर किया शर्मसार, नशे में महिला से किया भद्रता। और युवती से दुष्कर्म का मामला, अदालत ने बीबी मोहंती को किया भगोड़ा घोषित। तो अब दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में शहर भर की ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए चैनल 24 न्यूज टीम की ओर से नमस्कार।